देखिए पॉलिटी की एक कंप्लीट समरी है स्टार्टिंग से, यानी जो चैप्टर 1 से जो संवैधानिक विकास के अधिनियम हैं और जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये लगभग 86 पेज की पूरी पीडीएफ है। आप समझिए कि ये पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप इसका रिविजन करिए, वीडियो देखिए, आप अपनी पॉलिटी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। इसमें आपको लास्ट ईयर के प्रश्न भी मिल जाएंगे और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी मिल जाएंगे। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी बेहतर तरीके से कि क्या कैसे हमें करना है। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जो संवैधानिक विकास के अधिनियम है। ठीक है, अब इसमें से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे लिखी है। बुक में तो बहुत सारा लिखा हुआ है लेकिन ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पे नोट करी हैं जो लास्ट ईयर परीक्षाओं में, वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में या एमपीपीसीएस में या फिर आरओ की परीक्षा में लास्ट ईयर पूछेंगे, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला कदम वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये समझ लीजिए ये पीडीएफ बिल्कुल एकदम निचोड़ है पॉलिटी का। ठीक है, कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब ये तक का पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे और जो 3 मुख्य अन्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो वो भी आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करिएगा कि मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, परीक्षा में पूछा गया। इसके बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया जिसको कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। इससे नियंत्रण बोर्ड नाम से नए निकाय का गठन किया गया और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर क्या किया गया? पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार को अगले 20 साल तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से भुगतान किया जाना शुरू हुआ। 1813 का जो चार्टर एक्ट है तो उसमें चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 के एक्ट से है। ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई और स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया तथा भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था की। ठीक है, 1833 का जो चार्टर अधिनियम है तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वो बना कौन? लॉर्ड विलियम बेटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित करके किसके अधीन कर दिया गया? वो बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधीन कर दिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और 1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति नियुक्त की गई। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, तो गवर्नर जनरल पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिन भारत के प्रथम वायसराय बने और नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और 1862 में लॉर्ड कैनिन ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज दिनकर राव की विधान परिषद में इनको मनोनीत किया। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया और बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है, कहाँ कहाँ? बंगाल में 1862 में हुआ, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में हुआ और पंजाब में 1897 में हुआ। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो काफी महत्वपूर्ण था। तो विधान परिषद के कार्य में वृद्धि करने, बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है, तो केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि हुई, विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा और अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, ये सारी चीजें करी गई और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, तो केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अनुसूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, और शासन की दोहरी व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। ये सारा काम 1919 में हुआ। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935। तो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? वायसराय को दी गई और द्वैध शासन की व्यवस्था की समाप्ति हुई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ और 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना 1935 के ही अधिनियम से की गई और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी 1935, 1919 और जो भी मतलब अधिनियम थे उनके बारे में। इसके बाद भारत की संघीय प्रणाली। तो संघ छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बनता है जिसमें राज्य अलग नहीं हो सकते। लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए में जो छोटे छोटे राज्य हैं उन्होंने मिलकर एक बड़ा संघ बनाया और उसको यूएसए कहा। बट भारत में क्या है? भारत ने छोटे छोटे राज्यों को मिला के भारत बनाया है। तो ये अंतर है। संघ में इकहरी नागरिकता का प्रावधान होता है जिसमें सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान काम करता है। संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 में दिया गया है। देखिए, यूएसए एक फेडरेशन है बट इंडिया क्या है? यूनियन है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है, दोनों की पावर में अंतर होता है। अनुच्छेद 1 क्या है? तो भारत राज्यों का एक संघ होगा। वो क्या है? वो यूनियन होगा। भारत का एक यूनियन होगा, ऐसे कहा जाएगा। अनुच्छेद 2 का मतलब संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर ही किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन करके सह राज्य बनाया गया और बाद में 36 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का सिक्किम जो है 22वां राज्य बना। हर एक पॉइंट इसमें से पूछा गया है। अनुच्छेद 3 है, संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 है, परिणामी प्रावधानों को स्थापित करने और बदलने के लिए पहली और चौथी अनुसूची के संशोधनों में इन परिवर्तनों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो अनुच्छेद 1 से 4 बिल्कुल रट जाइएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद देशी रियासतों का भारत में विलय। देखिए, 552 देशी रियासतें भारत में बची जिनको संघ में मिलने की जिम्मेदारी किसको दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बीपी मेनन को और माउंटबेटन को मिली। 3 देशी रियासतों ने भारत में मिलने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वो भी विभिन्न ऑपरेशनों की तरह भारत में मिल गई। अब वो 3 रियासतें कौन थी? तो इसमें से पहला कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू। ये जम्मू कश्मीर यहाँ आएगा। तो हैदराबाद को मिलाया गया ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से लिया गया और जम्मू कश्मीर पे विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो उसके बाद लिया गया। बाकी 2019 के बाद की स्थिति आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, कैसे। राज्यों में अनुच्छेद 371 ए टू जे के तहत विशेष प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में दिया गया है। 371 ए में नागालैंड के बारे में, 371 बी में असम के बारे में, 371 सी में मणिपुर के बारे में, 371 डी ई के बारे में आंध्र प्रदेश में और 371 एफ में सिक्किम के बारे में, 371 जी के में मिजोरम के बारे में और 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के बारे में, 371 आई में गोवा के बारे में और 371 जे में हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में दिया गया है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में इससे 1 या 2 फैक्ट पूछे गए हैं। यह हैदराबाद कर्नाटक वाला आया है शायद 22 या 21 में, ऐसे कुछ। इसके बाद राज्य पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख आयोग। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर, ये धर है, की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का नियुक्त किया था और इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आप जानते हैं 1953 में आंध्र प्रदेश का मामला। धर आयोग, तो एस के धर 1947-48 राज्यों का पुनर्गठन मात्र भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये धर जो कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन थी। इसके बाद फिर जेवीपी समिति बैठी, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। 1948 में राज्यों के पुनर्गठन में देश की सुरक्षा, एकता, आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, जो कि सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू के और के एम पणिक्कर के, उसमें जिसमें राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया गया और इसी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का अधिनियम बनाया गया। इसके बाद है फजल अली आयोग।
तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ और इसकी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की गई। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की बात अवश्य कही, लेकिन ये भी जोड़ा कि केवल भाषा ही राज्यों के पुनर्गठन का आधार नहीं होना चाहिए। भाषाई आधार पर गठित जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था और 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये किया गया कि जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए था वो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। जो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1956 में। कई बार तो ऐसा ही पूछा गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषय, राज्य सूची में 61 पहले थे, जो मूलतः थे वो 66, जैसे कि पुलिस है, जेल है, कृषि है, सिंचाई है, जन स्वास्थ्य, ये सब है। ऐसे ही कॉन्करेंट जो लिस्ट है यानी समवर्ती सूची में 52 है, अब पहले थे 47 जब संविधान लागू हुआ था। इसमें जलमार्ग है, शिक्षा है, वन है, कारखाना, विवाह, तलाक, बिजली, आर्थिक नियोजन, ये सारे हैं। और उसके बाद संघ सूची में 100 विषय इस समय है, मूलतः थे 97। तो रक्षा, विदेश, डाक, तार, टेलीफोन, रेल, मुद्रा, बैंकिंग, ये सारे हैं। ठीक है, तो ये संविधान की जो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हैं। उद्देशिका से संबंधित उच्चतम न्यायालय के फैसले, बेरुवाड़ी संघ मामला 1960, तो उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, इसमें कहा गया। केशवानंद भारती मामला 1973 में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग और संशोधन योग्य है। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का आंतरिक भाग है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये ऐड किया गया उसमें। किसमें? तो प्रियम्बल में, या जिसको हम कहते हैं उद्देशिका। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, तो कनाडा से क्या चीजें ली गई हैं? तो यहाँ पे उधार नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उधार नहीं लिया गया है, हमने चीज़ों को लिया है वहाँ से, लेकिन वो इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ों को रखा है भारत में। सीधे सीधे नहीं उसको वहाँ से लिया और यहाँ पे उसको अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की योजना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, ये सब कनाडा से है। अमेरिका से जो है तो लिखित संविधान, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, मौलिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा प्रस्तावना, ये सारी चीजें। और फिर यूनाइटेड किंगडम से तो वहाँ पे नाम मात्र का मुखिया राष्ट्रपति, जैसे कि वहाँ की रानी है, और मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, संसदीय प्रकार की जो सरकार है, और द्विसदनी संसद, तो ये सारी चीज़ें यूके से ली गई हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कई बार मतलब इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 26 व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 27 है, तो किसी को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार और रखरखाव के लिए हो। अनुच्छेद 28 है, तो किसी राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 29 तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बात कही गई है, और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, ये सारा बोला गया है। संविधान की अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची तो उसमें दिया गया देश और उनके 28 राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा वो होता है कि वेतन, भत्ते और पेंशन तो किसके, ये सारी चीजें आपको कंफर्म करनी पड़ेगी, किसके वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई और किसके वेतन, भत्ते, पेंशन की बात नहीं की गई, ये भी आपको यहाँ पे जानना चाहिए। ऐसे ही शपथ का उल्लेख है, तो मतलब किसके किसके शपथ का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, और बाकी किसके किसके ऐसे शपथ हैं जो उनके उल्लेख नहीं किए गए हैं, वो आपको आर्टिकल याद होनी चाहिए। देखिए प्रश्न ऐसे ही जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं वहां पे पूछे जाते हैं, और उन सभी चीजों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन। 7वीं में केंद्र राज्य के बीच जो पावर का डिवीजन है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले तो नहीं था 22 भाषाओं का, है ना, बाद में इनको 22 किया गया। पहले कितनी थी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। 9वीं अनुसूची तो भूमि सुधार से संबंधित है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 इसी से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची में तो दल बदल संबंधित प्रावधान, ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 है। 11वीं अनुसूची तो पंचायतों का प्रावधान, ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 1992 में हुआ। और 12वीं अनुसूची नगर निकाय का प्रावधान, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं भैया सब।
उसके बाद नागरिकता भाग 2 और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो 5 to 11। तो आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता किसको दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की जो नागरिकता भारतीय बचेगी या नहीं वो उसके बारे में। अनुच्छेद 8 में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 9 में भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे कैसे हो सकती है और अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें भाग 2 में है। और अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी विधि नियम और कानून है। इसके बाद संविधान के भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र 1 से 4 आर्टिकल। भाग 2 में नागरिकता 5 to 11 आर्टिकल। और भाग 3 में मूल अधिकार आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35। उसके बाद भाग 4 है तो जो नीति निर्देशक तत्व जिसको कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं आर्टिकल 36 to आर्टिकल 51। भाग जो है 4A तो ये है मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A। और भाग 5 जो है वो संघ से रिलेटेड है आर्टिकल 52 to 151। और भाग 6 जो है वो राज्य से रिलेटेड है 152 से 237। इसके बाद भाग 7 है जो कि ये मतलब हटा दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र जो कि यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है 239 से लेकर 242 अनुच्छेद में। और भाग 9 पंचायत 243 से लेकर 243 ओ है ये। और भाग 9A नगर पालिका 243 पी से लेके जो 243 ZH। और भाग 9B जो कि सहकारी समितियों से रिलेटेड है 243 ZH से लेके 243 ZD। और भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है तो जो कि है 244 से 244A के बीच में। भाग 11 है संघ राज्य संबंध 245 से 263 अनुच्छेद के बीच में। भाग 12 है वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध 264 से 300A के बीच में। ये 300A पहले फंडामेंटल राइट था बाद में इसको यहाँ पे लाया गया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कब लाया गया। भाग 8 है व्यापार वाणिज्य 301 से लेकर 307 के बीच में है ये। भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323 आर्टिकल में। भाग 14A ट्रिब्यूनल के बारे में यानी अधिकरण के बारे में यहाँ पे दिया गया है अधिकरण तो 323A से लेके 323B। उसके बाद भाग 15 चुनाव 324 से लेके या निर्वाचन आयोग 329A। और भाग 16 है विशेष उपबंध 330 से 342। भाग 17 है लैंग्वेजेस से 343 से 351। भाग 18 है जो कि इमरजेंसी यानी आपात उपबंध 352 से लेकर 360। और उसके बाद भाग 19 है विविध 361 से 367। और भाग 20 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में दिया गया है 368। और भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 to 392। और भाग 12 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ इत्यादि से 393 से लेकर 395। तो ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाग दिए गए हैं वो सारे हैं उनका रिलेटेड टू आर्टिकल और उनसे रिलेटेड टू उनका वो मीन है। चलिए इसके बाद पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। तो अनुच्छेद 243C इसका मतलब है पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243D तो मतलब सीटों का आरक्षण। 243I मतलब पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन करना। 243K में निर्वाचन आयोग है। और 243ZD में जिला योजना समिति है। और 243ZE में महानगरीय योजना समिति है। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व पर जो विभिन्न विद्वानों के विचार हैं वो क्या क्या है। KT शाह ने क्या कहा तो इन्होंने कहा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। TT कृष्णमाचारी ने कहा कि भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर है। केसी वेयर ने कहा कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का ये घोषणा पत्र है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, ये तत्व समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि निर्देशक तत्व अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए क्या है अनुदेश हैं। और BN राव ने कहा कि निदेशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य हैं। के संथानम ने कहा इन तत्वों से केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक टकराव होगा। ठीक है, तो ये जो विभिन्न विद्वान हैं उनके जो विचार हैं DPSP पे वो हैं, ये याद रखिएगा सारे। केवल नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं। तो 15, 16, 19, 29, 30 इसको याद करने का तरीका यही है। अनुच्छेद 15 धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 तो लोक नियोजन के विषय में समता, ठीक है, और अवसर। अनुच्छेद 19 है वाक स्वातंत्र सम्मेलन संगम संचरण निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 30 है
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार। तो ये ऐसे जो फंडामेंटल राइट हैं जो कि इंडियन सिटीजन को प्राप्त हैं, एलियन को प्राप्त नहीं है। अब आप वो कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसे कितने फंडामेंटल राइट हैं जो एलियन और इंडियन दोनों को, जो इंडियन सिटीजन है उनको प्राप्त है। संवैधानिक सभा के महत्वपूर्ण कार्य। तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ मई 1949 में। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। सारी डेटें सेम है, ये आपको अलग है थोड़ा सा, है ना, ये और ये। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से रट जाइएगा, बाकी ये सारी चीज़ें हैं ना, ये तो सब लगभग सेम ही है। तो राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, 24 जनवरी 1950 मार के चले जाते हैं, तो ये अलग रखिएगा इन सबसे। इसके बाद प्रारूप समिति एवं इसके सदस्य। तो इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। इसके 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी। इसके 2 सदस्य जो बाद में चेंज हुए हैं उनके बारे में भी आपने पढ़ा रखा है। प्रस्तावना में क्रमवार उल्लेखित मुख्य शब्द। तो सबसे पहले संप्रभुता आता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑर्डर याद रखिएगा। तो प्रस्तावना में जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हो, उसमें 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन? समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। ठीक है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो वो सोवियत संघ से लिए गए, USSR से। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति 1976 के बाद भारतीय संविधान में इसको ऐड किया गया। पहले से मूल संविधान का ये हिस्सा नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत और कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। बाद में 11वां एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वो कौन सा कर्तव्य? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। वो था वो वही 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु जितनी भी है बच्चों की, उनको एजुकेशन, जो फ्री एजुकेशन जो उनका एक फंडामेंटल राइट होगा। इसके बाद रेट और प्रकार और क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। तो इसका मतलब होता है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यानी उनको लाया जाए। कोर्ट द्वारा निजी व सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध ये जारी किया जा सकता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मैंडमस यानी परमादेश। तो इसका मतलब ये होता है कि हम आदेश देते हैं। लोक अधिकारी और निकाय, निगम, निचली अदालत, न्यायाधिकरण व सरकार के विरुद्ध ये जारी हो सकता है। निजी व्यक्ति के विरुद्ध ये जारी नहीं होगा। कौन सा? मैंडमस। इसके बाद है अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो, यानी ये किस, पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो। तो व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने के संदर्भ में जारी किया जाता है। निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, यानी निषेध करना या मना करना। तो न्यायिक या निचली अदालत और अर्ध न्यायिक प्रक्रियाओं प्राधिकारियों के ये विरुद्ध है। प्रशासनिक प्राधिकारियों, विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता ये। इसके बाद है कर्टियरी यानी उत्प्रेषण, यानी इसका मतलब होता है सूचित किया जाना, इन्फॉर्म देना। तो न्यायिक, अर्ध न्यायिक व प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध, विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होगा। लंबित मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने हेतु या निचली अदालतों द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने हेतु। तो ये कुछ प्रमुख रिट थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं या हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल पर सुनवाई हाई कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकती है। ठीक है। तो अब रही बात आर्टिकल की कि कौन से आर्टिकल से फंडामेंटल राइट को आप पाओगे सुप्रीम कोर्ट से और कौन से आर्टिकल से आप हाई कोर्ट से पाओगे अपने फंडामेंटल राइट को। ठीक है। तो ये 32 है और ये 226 है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रमुख नीति निर्देशक तत्व। अब जितने भी मतलब महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 है न्याय में समानता, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता। उसके बाद फिर अनुच्छेद 41 है कार्य एवं शिक्षा के अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 है न्यायपूर्ण व मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत का प्रावधान। अनुच्छेद 43 सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह के लिए वेतन। अनुच्छेद 43 यह है उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43B है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक आधार को व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 48A है पर्यावरण की रक्षा तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा।
अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टीपीएसपी हैं, याद रखिएगा। इसके बाद भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं यानी आपात उपबंध, तो अभी आपने ऊपर देखा ये 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है वहाँ से लिया गया है। तो ये दिया गया भाग 18 में 352 से लेकर 360 अनुच्छेद तक दिया गया है। मेनली 3 भागों में इसको बांटा गया है। अनुच्छेद 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 मतलब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल है। 3 पार्ट में पूरे इमरजेंसी प्रोविजन को डिवाइड किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति जो शब्द था इसको हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह ये शब्द लाया गया है। तो ये हटाया गया 1978 में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें से नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल तो कभी लगा नहीं भारत में, कभी नहीं, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति शासन के बारे में आप जानते ही हैं, लगता रहता है, और राष्ट्रीय आपातकाल भी लगे हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में डिटेल है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की बात कही गई है, उसको यही कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, न कि बजट। बजट लिखा ही नहीं कहीं संविधान में। अनुच्छेद 123 तो संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब यहीं पे अगर राज्यपाल का आप देखें तो वो क्या हो जाएगा, 123 जो है ना ये 213 हो जाता है। तो 213 में जब जाएंगे आप तो राज्य में राज्यपाल का जो ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति उसको कहते हैं 213 आर्टिकल में है, और 123 में जो राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति, याद करने का तरीका है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और उनकी शक्तियों का निर्धारण। इसके बाद है इसमें प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव और एम हिदायतुल्लाह ने कहा है। कई बार स्टेटमेंट को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है, और के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हुआ, और यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना बनता है। खैर हम उसको उद्देशिका ही कहते हैं, ठीक है, सही शब्द जो है वो उद्देशिका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। तो अमेरिका से लिया गया हम भारत के लोग, ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना की भाषा है, फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और रूस से लिया गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये जो वर्ड हैं प्रस्तावना में, देखिए प्रस्तावना वैसे भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज कब 26 नवंबर 1949 द्वारा एतद इस संविधान को क्या किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है और अधिनियमित किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद आत्मार्पित किया जाता है। तो ये शब्द हैं, आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। नहीं याद है तो इसको अच्छी तरीके से रट के याद कर लीजिए, ठीक है। 2-3 बार पढ़ेंगे, चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। तो ये प्रस्तावना से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इसके बाद पंचायती राज से संबंधित जो महत्वपूर्ण कमेटी बनी, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, सादिक अली कमेटी 1964 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, हनुमंत राव समिति 1983 में, जी.वी. के राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में, ये थुंगन है, पी.के. थुंगन समिति बनी 1988 में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विधेयक, तो उनके विधेयक के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से विधेयक होते हैं, देख लेते हैं। तो सरकारी विधेयक क्या होता है, तो मंत्रिमंडल के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है, किसी भी सदन में इसको लाया जाता है और पारित होने की संभावना अधिक होती है। कौन से विधेयक की, जो सरकारी विधेयक होता है। इसके बाद गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, तो मंत्रिमंडल के अतिरिक्त संसद के किसी भी सदस्य द्वारा इसको सदन में लाया जाता है
और किसी भी सदन में लाया जाता है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, और पारित होने की संभावना नगण्य होती है इसकी। उसके बाद साधारण विधेयक क्या होता है, तो संसद के किसी सदस्य द्वारा इसको लाया जाता है और किसी भी सदन में इसको लाया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की इसमें आवश्यकता नहीं होती और एक सदन से पारित होने के बाद दूसरा सदन 6 माह तक इसको अपने पास रख सकता है। 6 माह की अवधि में पारित न करने पर इसको क्या होगा, इससे ज्वाइंट सेशन का एक प्रावधान है और राष्ट्रपति इसे सहमति, असहमति या पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। ठीक है, एक बार याद रखिएगा। इसके बाद संविधान संशोधन विधेयक, तो किसी भी सदस्य द्वारा इसको लाया जाएगा, किसी भी सदन में लाया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता इसमें नहीं होती, विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं होती है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होंगे उसमें ज्वाइंट सेशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ साधारण विधेयक में ही होता है। और एक सदन द्वारा पारित नहीं करने पर विधेयक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन साधारण विधेयक समाप्त नहीं होगा। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति को अपनी सहमति क्या होगी, देनी ही होती है। इसके बाद भाषा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, तो आर्टिकल 343, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। आर्टिकल 344, देखिए आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न कई बार मैच करने के लिए लास्ट ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, अब इतने सारे आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल हमने यहाँ पे लिए कम से कम इतना तो आप याद करके ही जाइए। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी सहित 22 आधिकारिक भाषाएं, अनुच्छेद 350A, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है और अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, 125 न्यायाधीशों के वेतन, 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 127 में तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं यानी जो एडहॉक जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति, अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति, अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अवकाश, अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा और अनुच्छेद 141 तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी निर्णयों पर बाध्यकारी होगा। इसके बाद उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 226 में मतलब कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, जैसे कि फंडामेंटल राइट पे सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। और अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और 235 में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है यानी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर नियंत्रण की बात कही गई है। इसके बाद राज्यपाल से संबंधित जो प्रमुख आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 153 में राज्यों का राज्यपाल, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और 156 में राज्यपाल पदावधि के लिए कहा गया है, 158 में राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के लिए और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के लिए, अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति के लिए, अनुच्छेद 162 तो राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा के लिए। ये उसमें पूछा गया है पीसीएस में एक बार मैच करने के लिए, मतलब राज्यपाल को लेकर और भी पूछे गए, मुझे याद आया कि हाँ 162 वाला पूछा गया है। 163 तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी और 164 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और अन्य जो प्रावधान है उनके लिए। ठीक है, इसके बाद कैग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो आर्टिकल 148 तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए और पद से हटाने की प्रक्रिया में तो भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, यानी इम्पीचमेंट के थ्रू। और इनका कार्य क्या होता है, तो संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के प्राप्तियों और व्यय का जो मतलब ऑडिट करते हैं या लेखा परीक्षा करते हैं। इसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन दैट इज परिसीमन आयोग, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करता है। परिसीमन आयोग भारत के चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है,
परिसीमन आयोग में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो कि उनके अध्यक्ष होंगे, और मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और परिसीमन आयोग के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और अब तक के भारत में जो है 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है। 1952 में बना, 1963 में बना, 1972 में बना, और बाद में सबसे अभी जो लेटेस्ट है वो 2002 में बना है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की संरचना। तो लोकसभा के बारे में अधिकतम 550 सीटें 530 राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में अधिकतम 250 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए, और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी वरिष्ठ संसदीय समिति इसको कहा जाता है। 1921 में इसकी स्थापना हुई। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष का, और एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से की जाती है। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निष्कर्षों की जांच करती है। इसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 75, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 77 है, कोई भी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही मतलब कहा जाता है। अनुच्छेद 78 है, तो सदस्यों के परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं। राष्ट्रपति भी सदस्यों के परिषद के विचार के लिए मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद फिर भारत के महान्यायवादी से संबंधित तथ्य। अनुच्छेद 76, तो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी। नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। और कार्यालय, तो संविधान द्वारा इनका तय नहीं है। निष्कासन, तो महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उनको हटाया जा सकता है, मतलब अगर गवर्नमेंट कहेगी तो। उसके बाद कर्तव्य और कार्य। ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं, या भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो भारत से संबंधित हैं सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना, ये सब काम अटर्नी जनरल का होता है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। तो केंद्र राज्यों का संबंध जो है संविधान की भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 में दिया गया है। अनुच्छेद 245 में क्या लिखा है कि संसद देश में कानून बना सकती है और विधानमंडल राज्य में कानून बना सकती है। 246 में लिखा गया कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सारी चीज़ों का जो उल्लेख है वो अपने ऊपर ही देखा। 247 में अतिरिक्त न्यायालय का बनाया जाना, और 248 में अवशिष्ट सूची, जो विषय बाद में जुड़ जाएंगे वह केंद्र सरकार के विषय में जोड़े जाएंगे। मतलब एग्जाम्पल में कह सकते हैं इसरो है, डीआरडीओ है, और साइबर क्राइम, ये सारी चीज़ें। अनुच्छेद 252, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति हो तो संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। 253 में लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 254 में, तो विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो संसद के कानून के असंगत हो या उससे मिलता ना हो। अनुच्छेद 263, तो अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख। सभी राज्यों और यूटी के मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 3 बार मीटिंग होती है। कई बार इसको लेके पूछा गया है। 262 और 263, इन दोनों को अच्छी तरीके से याद करिएगा। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324, स्थापना 25 जनवरी 1950 को। क्या है? एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। बाकी स्टेट में जो ये सारे इलेक्शन होते हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान का और नगर पालिका का, तो ये स्टेट इलेक्शन जो कमीशन होता है वो कराता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं से वही चीज़, मतलब कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? तो भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। 324 में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। तो 325 में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। 326, तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे।
और 327 में विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। 328 में ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति। इसके बाद 329 में चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप से रोक। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में यह निर्णायक मत दे सकता है। आप जानते हैं राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन ये सामान्यतः वोटिंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर मतलब निर्णायक मत हो रहा है, बराबर जा रही वोटिंग, तो फिर ये अपना वोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु आदि स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। इस अवधि में उनके कार्यों का जो निर्वाह है वो उपसभापति के द्वारा किया जाता है, जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं उनके द्वारा। शपथ राष्ट्रपति या इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के सामने, और पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, अनुच्छेद 67। बाकी कितनी बार इनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति के बारे में भी ऐसा कितनी बार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के बाद जो राष्ट्रपति बने ऐसे कौन कौन से लोग हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन और KR नारायण। तो ये सब पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। लोकसभा में विभिन्न राज्यों की सदस्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। उत्तर प्रदेश में 80 और महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, आंध्र प्रदेश में 25, राजस्थान में 25, ओडिशा में 21, तेलंगाना में 17, झारखंड में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11 और हरियाणा में 10। कई बार इधर उधर से करके इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा में विभिन्न राज्य और यूटी की सदस्य संख्या, तो लद्दाख है, सिक्किम है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी, नागालैंड, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इतनी जगह कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। त्रिपुरा में, मणिपुर में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दादर और नगर हवेली, दमन दीव, यहाँ पे कितनी सीटें हैं? तो इन दोनों में 2 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं। इसके बाद केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, अनुच्छेद 265, तो विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं हो सकता। अनुच्छेद 266, भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा निधियों के बारे में कहा गया है। 267, तो इसमें आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है। 268 में केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित कर के बारे में बताया गया है। 270 में संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर की बात है। 274 में राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। 275 में कहा गया है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान कैसे दिया जाएगा। 280 में तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष पे क्या होगा? एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। 280 में और 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना, मानना न मानना वो संसद का काम है, रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। प्रमुख पंचायती राज समितियों से संबंधित उनका विवरण है, तो बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय यानी जिला परिषद और मंडल पंचायत की बात कही थी। इस व्यवस्था का उन्होंने सुझाव किया था। LM सिंधवी और PK थुंगन, ये थुंगन है, समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात कही थी और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था। आप जानते हैं 1992 में ये हुआ था और प्रभावी हुआ 24 अप्रैल 1993 से। लोक सेवा आयोग से, तो आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होना चाहिए। 316 में कहा गया सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल। 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी और उनका निलंबन। 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। 322 में संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। और 323 में लोक सेवा आयोगों को प्रतिवेदन के बारे में कहा गया है। इसके बाद जो प्रमुख कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, महत्वपूर्ण डेटा है, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ।
9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें उल्लिखित विषयों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया था। उसके बाद जो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, तो दादर और नागर हवेली को भारत संघ में जोड़ा गया। इसके बाद 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में गोवा, दमन और दीव भारत संघ में शामिल हो गए। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ कि लोकसभा की सीटें की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद फिर से संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 से घटाकर कितनी 18 साल कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन 1990 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। बाद में 338 से 338 भी बनाया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें 70 सदस्यीय विधानसभा और दिल्ली के 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान कर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण फिर से कुछ संशोधन है। 97वां संशोधन अधिनियम 2012, तो सहकारी समितियों का प्रावधान करने के लिए इसमें संविधान का भाग 9B जोड़ा गया और भाग 4 के तहत सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया। सहकारी समितियों के निर्माण को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। और प्रोटेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित जो अनुच्छेद 43B जिसमें कि DPSP जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, इसको याद रखिएगा भैया सब। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, तो कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको असंवैधानिक और शून्य घोषित करके पुनः कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते का अनुसमर्थन करने वाला यह संशोधन है। 1974 के द्विपक्षीय भूमि समझौते के अनुसार दोनों देशों के कब्जे वाले विभाजित क्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। इसके बाद फिर से 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता, भूमि सीमा का समझौता। 101वां संविधान संशोधन 2016 में GST से रिलेटेड है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, तो EWS को 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 80 साल कर दी गई। और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी गई। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ, तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की शक्ति बहाल की गई। और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में हुआ, महिला आरक्षण से संबंधित, तो ये लेटेस्ट का डेटा है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद भाषा संबंधी जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो कौन कौन से हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, सिंधी भाषा को मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया भारतीय संविधान में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को, और 92वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली को शामिल किया गया। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा DPSP में शामिल किए गए प्रमुख अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, खैर पूरी PDF ही इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कहूँ बार बार। अनुच्छेद 39A गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 39E शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। अनुच्छेद 43A उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और अनुच्छेद 48 है तो पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। इसके बाद फिर से कुछ प्रमुख अगेन संविधान संशोधन है। 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000, जो कि संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाई गई। उसके बाद 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के शासकीय सेवकों को पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता का प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसमें अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया गया। संसद से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद देखते हैं। तो अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संगठन, अनुच्छेद 81 लोकसभा का संगठन,
देखिए, इनको याद करने का तरीका ये है कि आप इनका रिवीजन बार बार करते रहिए बस, ठीक है। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ट्रिक है, और मैं कहूँगा भी नहीं ट्रिक के लिए कोई यूज करो आप, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें कोई ऐसे नहीं एक दिन पढ़ा आपने और दूसरे दिन आप पेपर देंगे और काम हो जाएगा। आपको इनको लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ना है हमेशा। तो जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, मतलब हफ्ते में एक बार देख ली पूरी पीडीएफ, या एक बार वीडियो पूरा सुन लिया, ठीक है, तो चीज़ें हमेशा धीरे धीरे आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। अनुच्छेद 82, तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात समायोजन। अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84, संसद सदस्यता हेतु योग्यता। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86, तो राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संसद संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। और अनुच्छेद 88, सदनों के प्रति मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार। अनुच्छेद 89, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90, राज्यसभा के उपसभापति की रिक्ति, त्यागपत्र और विमुक्ति। अनुच्छेद 92, सभापति अथवा उपसभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना। अनुच्छेद 93, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद रिक्ति, त्यागपत्र और विमुक्ति, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 95, तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा कार्य करने की शक्ति के बारे में कहा गया है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है? तो अनुच्छेद 240 एक का ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए। अनुच्छेद 240 एक का बी, ये लक्षद्वीप के लिए। अनुच्छेद 240 एक का सी, दादर और नगर हवेली के लिए। अनुच्छेद 240 एक का डी, दमन और दीव के लिए। अनुच्छेद 240 एक का ई जो कि है पुडुचेरी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, पूरी बुक की समरी है, जो लास्ट ईयर बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सारे हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है।